पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने फैसला किया है कि 23 मार्च को इस्लामाबाद में महंगाई मार्च होगा। असेंबलियों से इस्तीफों का मसला भी ज़ेर गौर आया। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ पीडीएम के स्टीयरिंग कमेटी का इजलास 2 बजे तलब कर दिया गया है। आगे देखिए होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ। हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन तहरीक ने इजलास में बड़े फैसले किए, जिनका ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान किया कि 23 मार्च को मुल्क भर से कारकुनान इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पीडीएम ने इस मार्च को महंगाई मार्च का नाम दिया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद आने की तारीख तो दी है, लेकिन वापस जाने के हवाले से ना तो किसी मंसूबे का जिक्र किया और ना ही कोई तारीख दी, बल्कि ये कहा कि आगे देखिए होता है क्या। आज पीडीएम के इस इजलास में किए गए फैसले और ऐलान के बाद कई सवाल उठ चुके हैं कि क्या हुकूमत गिराने के लिए अब पीडीएम इस्तीफों की बात से पीछे हट चुकी है? क्या लॉन्ग मार्च को ही महंगाई मार्च का नाम दिया गया है, या फिर महंगाई मार्च के बाद लॉन्ग मार्च किया जाएगा, या महंगाई मार्च के बाद लॉन्ग मार्च की जरूरत ही नहीं रहेगी? क्या मार्च तक हुकूमत महंगाई पर काबू पाकर पीडीएम के महंगाई मार्च को नाकाम बना सकती है? क्या पीडीएम अब हुकूमत गिराने के बजाय आइंदा इलेक्शन की तैयारी और आइंदा इंतखाबात में बाकी जमातों पर भारी पड़ने के मंसूबे पर अमल कर रही है? इस तमाम सियासी जमातों की हिकमत अमली क्या होगी, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हसन खाबर साहब, मुस्लिम लीग नून से अताउल्लाह तारड़ साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादिर खान मंदोखेल साहब। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तारड़ साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करते हैं। सर, 23 मार्च इतनी दूर, मतलब महंगाई अभी हो रही है, आप लोग एहतजाज जाके मार्च में करेंगे? तब तक अगर हुकूमत ने महंगाई पे काबू पा लिया तो फिर देखिए, ये हुकूमत ऐसी हुकूमत है कि जिस चीज़ का वज़ीर आज़म नोटिस लेते हैं उसकी कीमत ऊपर चली जाती है, और ये ट्रेंड है। जब वो कहना मैंने फलां चीज़ का नोटिस ले लिया, आवाम दुआ कर रही होती है कि किसी होर शायद नोटिस ना ले ले, उसकी कीमत भी उत्ते चली जाएगी। अच्छा। तो देखिए, एक बार ये बात कहना कि जी पिछली हुकूमतों की जैसे महंगाई है, या ये बात करना कि ये इंटरनेशनल फिनोमेना है, अब मुझे समझ नहीं आती कि जो चीज़ें हम लोकली प्रोड्यूस करते हैं, जिनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ हमारी डिमांड और सप्लाई के साथ है। आप कहते हैं जी गन्ने का बम्पर क्रॉप हुआ है, चीनी की कीमत आज तक आप उस लेवल पे नहीं ला सके जिस लेवल पे वो होनी चाहिए। गंदम हम लोकली प्रोड्यूस करते हैं, उसकी कीमत भी उस लेवल पे नहीं आ सकी जिस पे होनी चाहिए। यानी इंटरनेशनल कमोडिटीज़ या इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस को लोकल के साथ लिंक कर देना मेरी समझ से बाहर है। तो हमें कोई तवक्को नहीं है कि मार्च तक ये कीमतें नीचे आएंगी, बल्कि मजीद महंगाई। लेकिन आपके वैसे 23 मार्च के इस फैसले से एक बात तो तय होगी, ये अक्सर आपके लोग ये जो बातें करते हैं जी, बस एक हफ्ता, 2 हफ्ते, 15 दिन, 1 महीना, आपने कम से कम ये तो बता दिया कि मार्च तक तो कम से कम हुकूमत नहीं वो मैं इतना सुपरस्टिशियस आदमी नहीं हूँ। बस आपने ईडस ऑफ मार्च का सुना होगा जी, वो हुक्मरानों पे खासा भारी होता है। जूलियस सीजर के प्ले के अंदर ये बात है, द आइज ऑफ मार्च। एग्जैक्टली। तो वो ईडस ऑफ मार्च के हवाले से मेरा तो ख्याल है कि ये मार्च बड़ी देर से हम सुन रहे हैं, तो मार्च बड़ा भारी हो सकता है। हसन साहब, ये सर आपने ये गुफ्तगू सुनी, मार्च वाकई वैसे तारीखी लिहाज से भी अगर आप देखा जाए हुकूमतों के लिए कभी बार भारी पड़ जाता है। 23 मार्च की डेट दे दी है इन्होंने, तब तक आप महंगाई पर काबू पा लेंगे? पहले तो मार्च की जो तारीख थी वो भी ज़रा दिलचस्प बात थी। मुझे लगा शायद मौलाना साहब को किसी ने कहा है कि मार्च सिर्फ मार्च के महीने में ही हो सकता है, तो इसलिए 4 महीने बाद की तारीख टाल दी है। लेकिन देखें, ये तो टालने वाली बात है, और अगर ये यकीन है कि 4 महीने बाद महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सकता, तो फिर बेशक साल की तारीख डाल देते। मेरे ख्याल में मौसम बहुत ठंडा है आजकल, शायद ठंड के बाद में ठंड बहुत ज़्यादा भी तो है। हाँ, ये हो सकता है कि बाहर के मौसम में निकलेंगे, ज़रा मार्च वगैरह करने, ठीक है, उनका जमहूरी हक है, वो जब चाहें जाके मार्च करें। महंगाई के हवाले से मैं आपको बता दूं, देखिए 2 चीज़ें महंगाई के अंदर समझनी ज़रूरी हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं, एक पे, और एक खुद ब खुद। एक तो आपको पता है ग्लोबल ऑयल प्राइसेस ऊपर थी और उसकी वजह से महंगाई में काफ़ी इजाफा हुआ है। और अब जैसे जैसे ऑयल प्राइसेस दुनिया में टंबल करनी शुरू हुई हैं, नीचे आएंगी, तो उसका इफेक्ट भी जाहिर है कई तरह से पाकिस्तान में आता है। लेकिन आप तो IMF के साथ मुआहदा करके हटे हैं कि आपने उस पर लेवी बढ़ाते रहना है, तो हमें क्या फ़ायदा होगा उसका? नहीं, लेवी एक हद तक बढ़ानी है ना। देखें, लेवी मैक्सिमम 30 रुपये तक जा सकती है, लेवी बिल्कुल बढ़ानी है। IMF से एग्रीमेंट में ये शामिल है। लेकिन पेट्रोल की कीमत, ऑयल की कीमत अगर ज़्यादा गिरती है तो बाकी का तमाम बेनिफिट लोगों को पास ऑन किया जाएगा। और उस PDL को बढ़ाने का भी एक स्केड्यूल गिवन है, उसी के हिसाब से बढ़ाना। हाउ वुड वी एक्चुअली कैलकुलेट कि हाँ जी महंगाई कम हो गई है, महंगाई पे काबू पा लिया गया है? वो बैरोमीटर क्या होगा? CPI डेटा, जिसको हम आज कोट करते हैं, वही 3 महीने बाद कोट करेंगे
जी आजकल कितना? आजकल करीबन 11% के करीब है। और अब आप उसको कहाँ तक टारगेट कर रहे हैं कि यार यहाँ तक लेकर आएंगे? देखिए, हमारा जो इन्फ्लेशन टारगेट होता है ना, जनरली पाकिस्तान हाई इन्फ्लेशन कंट्री है, जनरली 7 से 9% का टारगेट होता है। कितनी जल्दी वहाँ तक आते हैं 7% 8% पे, ये देखेंगे। इनके दौर में कितनी थी? 4%। नहीं, हम 4 पे छोड़ के गए थे। नहीं, वो तो एक आपका- पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं ना। बट हम छोड़ के 4 पे गए थे ना। आप चेक कर लें मैं आ पाकिस्तान जाता हूं, उससे स्टैटिस्टिक्स आ का जाता डेटा। ठीक ठीक। देखें, जो पहले ज़रूरी बात है, फिर इन्फ्लेशन के ऊपर आते हैं। वो ये है, अब मार्च हो ही इस हम- वजह से रहा है ना, नहीं, इन्फ्लेशन की देखें। वजह से। जी, नंबरों के पीछे हम ना छुपना चाहते हैं। ग्लोबल प्राइसेस अगर बढ़ रही हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार नहीं होना चाहते। हुकूमत वक्त का फ़र्ज़ है कि अगर महंगाई है तो लोगों की मुश्किलें आसान करे। और हमारा जो एहसास राशन प्रोग्राम है वो बिल्कुल इसीलिए बनाया गया है ताकि लोगों को जो महंगाई की हिट पड़ी है उसमें कमी आए, उनके लिए आसानी पैदा हो। और ये बड़ा ज़रूरी था क्योंकि महंगाई के कुछ फैक्टर्स हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। इंटरनेशनल प्राइसेस ज़ाहिर है आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। और इसीलिए हमने ये राशन प्रोग्राम लेके आए हैं। ठीक है। जो मार्केट के फैक्टर्स हैं उसके ऊपर कंट्रोल जारी है और इंशाल्लाह बेहतर तौर पे उसको कंट्रोल भी करेंगे। और ऑयल प्राइसेस जब नीचे जाएंगी तो हम उसको बिल्कुल लेकिन ये करेंगे। आपकी इसमें हर चीज आपकी वैसे डिपेंड कर रही है कि ऑयल प्राइसेस नीचे जाएंगी। नहीं, एक फैक्टर है। नहीं, आप वी कैन नॉट प्रिडिक्ट ना आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ कि ऑयल की 1 महीने के बाद क्या प्राइस होगी या 2 महीने के बाद क्या प्राइस होगी। दुरुस्त कह रहे हैं लेकिन आपकी बात सारी उस पर डिपेंड कर रही नहीं, है। सारी नहीं कर रही, एक पार्ट कर रहा है। मैंने कहा अगर ऑयल की प्राइस नीचे जाएगी तो वो बेनिफिट भी पास ऑन करेंगे। मेन बात ये है, एहसास राशन प्रोग्राम जो चाहे ऊपर जाए प्राइसेस से नीचे जाए, हमने लोगों को वो फायदा देना है। इट्स अ ह्यूज प्रोग्राम फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। सो बेसिकली यू थिंक कि पीडीएम का ये जो 23 मार्च का जो ऐलान है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मैं मैं एक सवाल एक इनका जवाब दे दूं, फिर तारिक साहब से पूछ जी, लेते जी। हैं। मैं नहीं इसका जवाब देता जो आपके सवाल का। आप पीडीएम के पिछले 3 साल की कारकर्दगी, नारे और चीज़ें देख लें। और आपने कहा ना कि तारीख को देखना चाहिए, तो आप पीडीएम की तारीख देख लें। और वो तारीख देख के अगर आपको लगे कि हमें इससे कोई फिक्र करने वाली बात है तो आप बता दें, मैं फिक्र कर लूँगा। मुझे नहीं लगता आपको फिक्र करने वाली बात। यही मेरा ख्याल है। तार साहब, देखिए, एक सवाल मेरा और है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पे पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज नहीं आया। आपकी इन्फ्लेशन बढ़ी है, आमदन नीचे जा रही है, रुपया कमजोर हो रहा है। तो ये खाली महंगाई की बात नहीं है। आपने आमदन में इजाफा कोई नहीं किया, आपकी कोई पॉलिसी नहीं है। उसके अलावा आप रुपए की मजबूती के हवाले से कोई पॉलिसी नहीं है। अफगानिस्तान का जो करेंसी है वो हमारे से आगे जा रही है। तो ये हालात मुझे नहीं लगता बेहतर होंगे। मगर मैं एक और बात करता चलूं, देखिए, इनको खतरा शायद जो आप कह रहे हैं पीडीएम से ना हो, इनको अपने लोगों से बड़ा खतरा है। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, अगले इलेक्शन में, मैंने आज भी सुबह बात की है, अगले इलेक्शन में कोई शख्स भी जो जी शऊर है, जो हालात को समझता है, पीटीआई की टिकट पे इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता। अच्छा, लास्ट टाइम भी तकरीबन इनके काफी लोग हमारे साथ राब्ते में थे जब जमशेद लेजिस्लेशन चीमा साहब ने अभी इलेक्शन लड़ने की कोशिश की थी। जमशेद चीमा साहब को मैं बहुत ज़हीन आदमी नहीं मानता। अगर इतने ज़हीन होते तो अपने और अपने कवरिंग कैंडिडेट के कागज ही ठीक सर, ये तो वही वाली बात होगी ना, जो पीटीआई के टिकट पे लड़ेगा हम उसे मानते ही नहीं, जो हमारे टिकट पे लड़े नहीं, वो ठीक है। देखिए, बात ये एक रूटीन प्रैक्टिस है। आप 3 कागज जमा कराते हैं जब आप किसी हल्के में जाते हैं। चलो वो अभी मैंने आना है। मैंने भी 133 पे आना, क्योंकि आप दोनों बड़े एक्टिव रहे हैं सवाल में, आई थिंक। और वो मंदोखेल साहब भी, हम लोग 133 को भी नाज़रीन अभी बड़े डिटेल से डिस्कस करना है। लेकिन कादिर मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद है। मंदोखेल साहब, पीडीएम ने तो सर ऐलान कर दिया 23 मार्च को मार्च होगा। इस्लामाबाद पहुंचे सारे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी तो करती रही है। इस मूव को, पीडीएम की मूव को किस तरह देखती है? क्योंकि आप भी बड़े ताने तशने देते रहे हैं पीडीएम को। पीडीएम ने तो अब ऐलान कर दिया सर। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। 4 महीने के बाद अच्छा खासी तैयारी करने को टाइम मिलेगा इनको, और अच्छी खासी तैयारी होती है। और मौसम भी बड़ा सुबह इस्लामाबाद का। और तो ये तो हम तो खुशामदीद कहते हैं, अच्छी बात है। हुकूमत के खिलाफ इस हुकूमत से जितने जदीद जान छुड़ाया जाए वो कम है। और अभी मोहतरम सावर साहब जो फरमा रहे थे और बड़ी फख्र से ये बात बता रहे थे कि लेवी हम 30% तक ले जाएंगे। तो अब इस वक्त पेट्रोल की प्राइस है और 30% तक ले जाने के बाद पेट्रोल कहाँ तक पहुंचेंगे ये खुद कैलकुलेशन करेंगे। मैं माशी एक्सपर्ट नहीं हूँ। और फिर ये भी ये फरमा रहे हैं कि अगर ये कब पेट्रोल कम होगी आलमी मंडी में तो आवाम को बेनिफिट मिलेगा, अगर कम नहीं हुई तो मजीद बढ़ गई तो आवाम का क्या होगा? 500 रुपए लीटर होगा, कहाँ होगा? ये भी जरा आदाद शुमार बता दे। सवाल ये है कि इस वक्त एक फैक्टर पे नहीं है, 2 पे नहीं है, 3 पे नहीं है। आज कौमी सलामती का जो कॉन्फ्रेंस था बुरी तरह से नाकाम हो गया। ये बात कर रहे थे अपोजिशन की, इनके खुद लोग नहीं गए, वजीर दाखिला नहीं गए, इनकी खारजा पॉलिसी देख के, इनकी दाखिला देख के, इनकी माशी देख के, इनकी असम्बली के अंदर कारकर्दगी देख लें, अब सेनेट का देख लें, कौमी असम्बली देख लें, हर चीज ये नाकाम हो गए।
आप मुझे बता दो, जो ये पकड़ो 11 है, इसमें तो जो भी है, अगर वजीर खारजा है, वजीर दाखिला इनका नहीं है, वजीर खारजा इनका नहीं है, वजीर इतलात इनका नहीं है, कौन से वजीर खजाना इनके नहीं है? किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात, एक मिनट, किसकी बात कर रहे हैं, किसमें किसके वजीर इतलात ये इनके नहीं है और ये किस खारजा इनका नहीं, किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ ना। नहीं, फवाद चौधरी साहब, सिर्फ फवाद चौधरी साहब पीटीआई में है सर, शाह महमूद कुरैशी साहब पीटीआई में, उन्हीं के हैं वजीर खारजा और वजीर इतलात। बाकी होता ना, देखो जो ये बता रहे हमने 22 साल जुद की है, तो 22 साल में उन्होंने क्या पैदा किया है, कौन सा सियासतदान लिया है, कौन सा माशी जो भी शोबे में एक्सपर्ट है वो कौन से लाया है, वो एक का नाम तो बता दे तो मैं भी जरा ये कहूंगी हाँ वाकई है। ये जो माशी टीम इन्हें 200 लोगों को देना था, जिसका सरगना अरस्तू था, वो अरस्तू तो पहले 6 महीने में फेल हो गया। अच्छा। तो अब आप मुझे बताओ, जो पीपल्स पार्टी को गलत कहते थे, पीपल्स पार्टी को वो करप्ट कहते थे, पता नहीं क्या क्या कहते थे, वो तो पीपल्स पार्टी के लोगों को उन्होंने बनाया। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि जो उन्होंने कहा कि IMF के पास अगर मैं गया तो मैं खुदकुशी करूंगा, अब तो इतनी सख्त शराइत के साथ IMF के, और फिर मंसूर अली खान साहब अभी पिछले हफ्ते जो रिपोर्ट आई है एडिटर जनरल की, जहां 40 अरब रुपए IMF के जो रिक्वेस्ट पे या जो को उन्होंने हिदायत पे जो रिपोर्ट बनी है और 6 महीने तक उन्हें छुपा के रखा है, 40 साल तो अभी तक बने। यानी जिसको वो चोर चोर कहते थे, ये तो उनकी हर पास चोर निकल रहा है अभी। ठीक। सवाल ये है कि जो बात आपने पीडीएम की थी, मैं ये कहूंगा कि पीडीएम को मेरी नाकस राय ये है कि आज ही पंजाब हुकूमत को या वफाक जिसके खिलाफ अदम एतमाद लाए, तो मजीद उनको 4 महीने की मोहलत न दिया जाए, उनको आज ही कराया जाए, तो ये घंटों में ये अदम एतमाद की तहरीक पास हो सकती है, चाहे वो मरकज में हो, चाहे वो पंजाब हुकूमत में। क्योंकि आपके सामने आमिर लियाकत का स्टेटमेंट आपके सामने, कादिर साहब मेरी बात सुनो, कादिर कादिर साहब मैं आपको बताता हूँ, मेरी नून लीग के एक बड़े सीनियर लीडर से इस सिलसिले में बात हुई। तारड़ साहब भी वैसे वहीं पे मौजूद थे, उसी जगह पे मौजूद थे जब मेरी ये बात हो रही थी। तो मैंने उनसे यही पूछा, मैंने कहा जी पीपल्स पार्टी आप लोगों को ऑफर कराती है, आप बताइए आप इसके ऊपर अमल क्यों नहीं करते, ऐसी क्या बात है? उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी खोखले नारे मारती है, अगर तो वाकई नंबर चेंज लेकर आना है और अदम एतमाद लेकर आना है, तो सबसे पहला और आसान हल ये है कि जो चेयरमैन सेनेट है उनको हटाए ना। तो आपके पास तो नंबर्स भी हैं, नंबर में ऑपोजिशन वहां पे ज्यादा है, तो आप वहां पे क्यों नहीं हटाते? अगर वो लोग यूसुफ रज़ा गिलानी को ऑपोजिशन लीडर बना सकते हैं, तो उनके साथ मिलकर सबसे पहले सादिक संजरानी साहब को तो हटाएं। इसका जवाब दीजिए। देखिए, ये तो वही टॉक शो वाली बात हुई कि मैं बोलूं फलाना करप्ट है, वो कह रहे तुम करप्ट हो, जवाब आवाम को नहीं मिलता है। और ये तारड़ साहब वो वकील है, इनको पता है कि अदम एतमाद की कोई नंबरिंग नहीं होता है। अच्छा, यही अभी जो पिछले महीनों में जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सुन, नहीं नंबरिंग से मुराद ये कि उसका ये नहीं होता है कि आप एक दाखिल करें दूसरा नहीं कर सकते हो, आप रोजाना दाखिल करते हो, उसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है। नंबरिंग का दूसरी बात ये कि अभी सुन जुमला सुन, अभी जब वो स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की जो तहरीक कौमी असेंबली में पेश की गई है, तो वहां नंबरिंग थे, वहां पीडीएम के अपोजिशन के जॉइंट के नंबरिंग थे जो दाखिल किए। भाई आपको किसने बोला कि नंबरिंग के साथ गिरे जाता है? ये तो एक लिहाज से एक मोमेंट होता है। क्या ये 23 मार्च को इस्लामाबाद में आ रहे हैं, तो क्या इनको पता है कि इनकी आती हुकूमत खत्म हो जाएगी? ये तो एक कोशिश है ना, ये तो कोशिश है। तो कोशिश करने में और फिर एकदम हमें ताना देने में कि आपकी तो पंजाब में 7 लोग गए, आपकी तो ये नहीं है, तो भाई आप एक कोशिश तो करें। मैं जवाब आपकी नीयत साफ है, मैं जवाब आपकी नीयत आ गया सर, पॉइंट आ गया, टाइम देते रहो। पॉइंट आ गया सर। तारड़ साहब कोशिश करें ना, कोशिश वो कहते हैं कि कोशिश तो करें। और दूसरी बात यह कि अगर तो वाकई संगीन कोशिश करनी है जिसमें आप लोग भी संजीदा हों, जिसमें नजर आए, तो फिर इस्तीफे भी तो देना। वो इस्तीफे किधर गए जो आप जिसपे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहते थे जी इस्तीफे दें, जिसकी बुनियाद के ऊपर एक्चुअली आपने उनको पीडीएम से फारिग कर दिया? देखिए बात यह है कि अगर हर रोज तहरीक अदम एतमाद दायर करके उसमें नाकामी हासिल करके गवर्नमेंट के हाथ मजबूत करने और अपना टाइम वेस्ट करना है, तो मैं समझता हूँ ये कोई प्रोडक्टिव या फ्रूटफुल एक्सरसाइज नहीं है। अच्छा। इससे बेहतर है हम डट के ऑपोजिशन कर लें। मैं अभी भी कहता हूँ इनके पास अगर पंजाब में कोई फॉर्मूला है, मैं 10 साल पंजाब गवर्नमेंट में मैं एक सेंट्रल पोजीशन पे रहा हूँ, मुझे अभी भी इनकी पार्टी के जो इधर पीटीआई के सिटिंग एमपीएस हैं, मेरा दावा है कि 60-65 ऐसे हैं जिनसे मेरे जाती मरासिम है। अच्छा। और मैंने उनके साथ अच्छा एक वर्तान रखा है ओवर द पास्ट। वैसे वो 60-70 आपके बारे में भी यही कहते होंगे हमारे अताउल्लाह तारड़ के साथ जाती मरासिम, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, मैं बहुत लोगों को बड़े करीब से जानता हूँ। अच्छा। और इस वक्त के डायनामिक्स को भी समझता हूँ। अगर मंदो खेल साहब की जमात के पास
कोई फॉर्मूला है कि ओपन हाउस के अंदर लोग आके बड़ी तादाद में ऑपोजिशन के साथ साइड करने को तैयार हैं, तो हमें बता दें। पीटीआई हमें जी, अगर वो तरीके एतमाद कैसे आएगी? अगर ये पंजाब में लाना चाहते हैं 7 सीटों के साथ, उस पे तो मैं मुझे बता दें। उस पे तो मैं बाद में आता हूं, पहले इस्तीफों के ऊपर तो आया ना। देखिए वो इस्तीफे किधर गए? देखिए, जब उस वक्त इस्तीफों पे पॉलिसी डिसीजन हुआ था, उस वक्त तमाम जमातें इस बात पे अग्रीड थी कि इस्तीफे हमने अपनी अपनी क़यादतों को जमा कराने हैं। अच्छा, ये उस वक्त डिसीजन हो गया था, और उसके बाद फिर लॉन्ग मार्च जो है उसकी तैयारी होगी, और उसमें कोई मौका आएगा लॉन्ग मार्च में जब बैठ के धरना देंगे, उस दौरान इस्तीफे जमा करा दिए जाएंगे स्पीकर को, जब वहां पे डिसीजन होगा ऑन द स्पॉट। ठीक है। मगर उस वक्त फिर पीपल्स पार्टी के ऑब्वियसली तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो वो तब नहीं हो सका। अब आप तो देना, अब घोड़ा भी है, मैदान भी है, देखते हैं। नहीं आप तो देना। अब हम लॉन्ग मार्च के लिए जा रहे हैं ना। नहीं, क्यों लॉन्ग मार्च के लिए जा रहे हैं? मार्च जिस बुनियाद पे आपने पीपल्स पार्टी से लड़ाई मोल ली, सब कुछ कर दिया, उनको पीटीएम से लड़ा दिया, आप बड़ी वजूहात थी। मरियम नवाज साहिबा उस वक्त ये बयानात देती रही, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया जाता रहा, और वो ये कहती थी हाँ जी हम इस्तीफे देने के लिए तैयार हैं, मैं तो कोई मसला नहीं। हर मौके का मुश्किल काम है, मान लें या फिर मुश्किल काम जरूर है, मुझे कोई यार नहीं है मानने में। हर मौके का एक मोमेंटम होता है। मोमेंटम उस वक्त बहुत ज्यादा बना हुआ था जब पीपल्स पार्टी छोड़ के गई है, और भी वजूहात थी, सिर्फ इस्तीफों पे इख्तिलाफ नहीं था। वो एक अपनी अलग स्ट्रीम रखना चाहते थे, उन्होंने रखी हुई है। अच्छा, तो ये वाहिद जमात है ना पीडीएम के अंदर जिसके पास सूबाई हुकूमत है, बाकी तो किसी के पास नहीं है। अच्छा, इस वजह से अगर आपके पास होती तो शायद आप लोग भी इस किस्म की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर लाते ही ना। हो सकता है। अच्छा किया, चले इकरार तो किया। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हल्का एनए 133 में जो रिजल्ट्स आया है, तीनों मेरे सामने मौजूद हैं। 2 मैदान में थे, 1 मैदान में नहीं थे। जो मैदान में नहीं थे उन्होंने कहा मैदान में जो कुछ हुआ वो किसी काम का नहीं है। मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब कुछ बात ज़रा हल्के की सियासत की भी हो जाए। कल एनए 133 के अंदर इलेक्शंस हुए और मुस्लिम लीग नून की ये सीट थी, उनकी परवेज़ मलिक साहब की जो बेवा हैं शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, वो ये इलेक्शन लड़ रही थी। 46,811 वोट उन्होंने हासिल किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी असलम गिल साहब ने 32,313 वोट हासिल किए। पीटीआई ऑलरेडी इस मैदान से बाहर हो चुकी थी क्योंकि उनके जो कैंडिडेट थे उनके नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो रिजेक्ट हो गए थे, जिसकी वजह से वो मैदान में नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पिछले चंद दिनों में एक कैंपेन शुरू कर दी थी कि जी वोट डालने मत जाइएगा। अपने वोटरों को एक कन्विंस कर दिया था कि वोट डालने मत जाइएगा, और टर्न आउट जो हमने देखा है वो सिर्फ 18% का ही हुआ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये क्लेम करती है कि जनाब ये हमारी वजह से ये टर्न आउट इतना कम हुआ है। हसन साहब, ज़िमनी इंतखाबात में वैसे भी टर्न आउट तो कम नहीं होता। इतना कम तो नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप, मेरी बात मैं कहता हूँ चलें आप छोड़ देना, आप कहते हैं हुकूमती नुमाइंदे ये तो अपनी बात करेंगे। आप मुझे एक बात बताएं, क्या बयानिया था अभी तक मुस्लिम लीग नून का कि जी लोग तंग आए हुए हैं, लोग मौके की तलाश में हैं, लोग निकलना चाहते हैं, लोग बात करना चाहते हैं। इलेक्शन का रिजल्ट सबके सामने है। और स्पेशली या तो हम चुप करके, अगर हम कह रहे हैं कि लोग वोट डालने ना निकलें, ये हल्के में इनकी थी, पहले भी इनकी सीट थी, इन्होंने लोगों को कहा, और नंबर आज सबके सामने है। और पीपल्स पार्टी को जो वोट मिला वो कहाँ से मिला? वो भी बुग़्ज़ नून लीग में मिला, क्योंकि लोग इनको रिजेक्ट कर चुके हैं, इसीलिए तो मिला। पीटीआई का वोट बैंक था जो उधर गया। वो पीटीआई को बहुत बड़े वो लोग सपोर्ट करते हैं, एक सेगमेंट है जो एंटी नून लीग हैं। अच्छा, तो ये एंटी नून लीग ने कहीं तो जाके ठप्पा लगाना था। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी ठीक है। जब नहीं थी पीटीआई मैदान में तो उन्होंने पीपल्स पार्टी को ठप्पा लगा दिया। ठीक है, अगर हम होते तो हमें मिल जाता वो वोट। अच्छा, ये बात तो बड़ी वाज़ेह है। 32,000 वोट जो पीपल्स पार्टी को मिला है वो बेसिकली सारा का सारा इनका नहीं है, उसमें बुग़्ज़ नून लीग में भी वोट डला है बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली, वरना इतनी जल्दी वोट बैंक तो नहीं बनता। आपकी नज़र में पीपल्स, क्योंकि अगर हम नून लीग के ओपोनेंट के तौर पे ही हम देखें तो पीपल्स पार्टी, आई एम प्रीटी श्योर, अभी मैं मंदो खेल साहब के पास जाऊंगा तो वो ये दलील ज़रूर देंगे कि जी अगर एंटी नून लीग वोट अब अगर कोई है तो वो हम हैं, वो पीटीआई नहीं है, वो हम हैं। और आज बिलावल हाउस के अंदर जश्न मनाया जा रहा है कि जी रिवाइवल हो गया पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। डू यू एग्री विद दिस? नहीं, आई डोंट एग्री। लेकिन मंदोखेल साहब से ये भी सवाल कीजिएगा कि अगर ये वोट पीपल्स पार्टी को पड़ा है तो आखिर उन वोटरों ने क्या देखा जो देख के पीपल्स पार्टी को वोट डाला? यानी सिंध की हालत देख के उन्होंने सोचा कि हम ऐसा लाहौर को भी बना दें, और इसलिए उनको ये वोट डाला। बड़ा वोट है सर। मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर ये बुग़्ज़ नून लीग में ना पड़ा होता तो उन्होंने कुछ देख के वोट डाला होता ना। वो क्या देख के, हम तो नहीं, हमें तो नज़र नहीं आता। अच्छा। तो ऐसा क्या देखा उन्होंने कि उन्होंने कहा कि जी पीपल्स पार्टी की इतनी शानदार परफॉर्मेंस है, कराची के आप जाएँ दिल खुश हो जाता है, तो हम इनको वोट दें। और मंदो खेल साहब ने पहले एक और बात भी की कि वो मीटिंग नाकाम हो गई, फलाना हो गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इनकी कामयाबी की क्या डेफिनेशन है? जो सिंध का हाल है, क्या वो डेफिनेशन है कामयाबी की? हर प्रोग्राम में मैं मंदो खेल साहब से पूछता हूँ
कि सर सिंध में आटे और चीनी का रेट बता दें, ये हमेशा बताए बगैर चले जाते हैं, ये लोगों के सामने बातें लाएं। तो इस गलत फहमी में ना रहें कि पीपल्स पार्टी का वोट है, ये वो लोग हैं जो एंटी नून लीग हैं, उन्होंने इनको वोट दिया। अच्छा, ये कादिर खान मंदोखिल साहब, ये सारी जो गुफ्तगू आपने सुनी है, शेख रशीद साहब ने बड़ा अच्छा आज बयान दिया। उन्होंने कहा ये ऐसा इलेक्शन है, यहाँ पे जीतने वाला भी खुश है, हारने वाला भी खुश है, जो मैदान में नहीं था वो भी खुश है। और हसन साहब ये फरमा रहे हैं कि आपको जो वोट पड़ा है वो इस वजह से भी पड़ा है कि हम मैदान में नहीं थे, हम होते तो ये कहानी 32,000 तक नहीं जानी थी। तो मंदोखिल साहब एक शुक्रिया ही कह दें कम से कम हसन साहब को। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एहसान साहब का, उनकी पार्टी का। यू आर वेलकम। कि उन्होंने यू आर वेलकम, चले मान गए सर, यू आर वेलकम सर। पूरे जुमला तो सुन ले। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पीटीआई एहसान खावर साहब की कि उनकी वजह से वोट पीपल्स पार्टी को मिला, और मैं उन वोटरों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पीटीआई का हुक्म नहीं माना जो उन्होंने बायकॉट किया था। नंबर एक बात। अच्छा। दूसरी बात ये, अगर आप पूरे पीटीआई देख ले पंजाब में, तो ये तो सारा पीपल्स पार्टी था ना। तो ये पीपल्स पार्टी थी जो कि नून लीग में नहीं गई है, पीटीआई में गई है, अब वापस पीपल्स पार्टी की तरफ आ गई। अब खावर साहब ने एक और बात की कि ऐसा क्या मामला हुआ जो उनको वोट पड़ा। तो खावर साहब, आप तो पंजाब की बात करें, कराची के अंदर 33 साल बाद मेरी सीट NI-249 पीपल्स पार्टी को मिली, और जहां पीपल्स पार्टी 6 महीने पहले छठे नंबर पे थी और पीटीआई पहले नंबर पे, और इसी इलेक्शन में पीटीआई छठे पे चली गई और नून लीग अपना पीपल्स पार्टी पहले नंबर पे आ गई और पीडीएम दूसरी नंबर पे आ गई, पूरे पीडीएम। वहां भी वोट खरीदे तो सवाल पूछ तो लें, पूछ तो लें काली साहब, वहां भी वोट खरीदे थे आप लोगों ने? ये हसन साहब ने सवाल किया, मैंने नहीं किया। प्लीज, मैं इस तरह की एक्विजिशन डायरेक्टली नहीं लगा सकता। मैंने सवाल किया, एक्विजिशन पे नहीं लगाई, सवाल किया। अच्छा, बात ये होता है ना, आपका इशारा जो है ना वो वीडियो की तरफ है। तो इलेक्शन कमीशन जो कि आप मातहत कर रहे हो, तो मुझे तो सबसे बड़ा एतराज इलेक्शन कमीशन में कितना क्लियर वीडियो आ गई है जहां कुरान पे हल्फ ले रहे थे, तो उनकी फॉरेंसिक क्यों नहीं कराई, उसकी तहकीकात क्यों न रही, इलेक्शन को क्यों जाने दिए। अच्छा मंदोखिल साहब, तो सबसे बड़ा मंदोखिल साहब, वैसे वो जो क्लियर आई है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर है सर। वो थोड़ी सी क्लैरिटी अगर उसमें कम होती ना तो शायद बेहतर होता। वो बहुत ज्यादा क्लियर है मेरे ख्याल में। एनीवेज, अब ये सुनो, अब खावर साहब कभी कहता है कि हमने लोगों को बायकॉट करने की तरगीब दी, फिर बुग़्ज़ उसका मिला पीपल्स पार्टी यानी नून लीग को अगेंस्ट वोट पीपल्स पार्टी को गया, फिर वो कहते हैं खरीदने के। तो आप तीनों में से एक तो करें ना, आपकी तो अलग अलग। चले, मैं आप इन सारे सवालों को छोड़ दीजिए, मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वैसे ही रिवाइवल लाहौर में, पंजाब में अगर हो चुका है, तो सर ये पूरे पंजाब के अंदर जो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए थे उसमें पीपल्स पार्टी नजर क्यों नहीं आई? देखिए, बात ये होता है ना कि हमारी अभी तंजीम साजी चल रही है, सिंध में भी हमारी तंजीम मुकम्मल नहीं है, हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट या दूसरे ओहदे अभी मुकम्मल नहीं है। इस तरह पंजाब में भी अभी राजा परवेज अशरफ साहब को आए हुए कितने महीने हो गए, मुश्किल से कोई 1.5 महीना भी नहीं हुआ है। तो आए तो 1.5 महीने के अंदर परफॉर्मेंस तंजीम न होने के बावजूद अगर इतनी बड़ी वोट बैंक, एक सब गुजारिश कर लूं, आपको याद होगा, बल्कि अता तारड़ साहब के सामने आपको याद होगा मेरे इलेक्शन में जहां टर्न आउट जो है ना वो 21% था, तो मुस्लिम लीग नून ने रिजेक्ट कर दिया, हालांकि कोरोना था, सख्त गर्मी थी और रमजान का महीना था। और आपको पता है कि यहाँ 70% पश्तून है और पश्तून रमजान के महीने में जो है वो निकलते नहीं है, उसके बावजूद 21% रहा। इतनी खूबसूरत मौसम के लाहौर में 18% क्यों रहा है? ये सवाल यह खुद नून लीग के लिए मैं छोड़ रहा हूँ कि उसको मैं बिल्कुल पूछ लेता हूँ। ये तारड़ साहब, आपकी जो जीत के हवाले से आपने मेरे ख्याल में सारा ये सुन लिया सर। 90,000 वोट से कहानी कितने वोटों के ऊपर आ गई है, ये तो बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क। और पीपल्स पार्टी को, जिसको आप लोग कहते थे कि जी हमारा तो इससे मुकाबला ही कोई नहीं है, और ये जो वीडियोज़ निकल रही हैं ये खामखा टाइम ज़ाया करने वाली बात है। 5,000 से 32,000 वो कहते हैं बैलेट बेशक आप लोगों ने जीता है, लेकिन दिल पीपल्स पार्टी ने जीता है। देखिए, पिछली दफ़ा हमारी लीड 12,000 थी, इस दफ़ा हमारी लीड 14,500 पे चली गई है। हमारी लीड में भी इजाफा हुआ है। पॉइंट ये है कि पीपल्स पार्टी ने इस हल्के के अंदर, ये हसन साहब से मैं अग्री करूंगा कि एंटी PMLN वोट कैप्चर किया है। ठीक है, यानी PTI के लोगों ने इनको वोट डाला है, पाकिस्तान अवामी तहरीक से इनका इत्तेहाद था। इन्होंने सो मच सो कि भुट्टो साहब की वो हाथ खड़े हुए तस्वीरें लगाई हैं कि ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चैंपियन जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो इन्होंने तकरीबन कोई 8-10 सियासी जमातों की एक खिचड़ी बना के, देखिए मेरे हिसाब से इन्होंने कम वोट लिए, इन्होंने कम वोट लिए पीपल्स पार्टी ने, क्योंकि इन्होंने जो वोट खरीदने का हमारी एक असेसमेंट थी
उन्होंने 35,000 टारगेट लिया हुआ था, तो ये टारगेट से 3,000 कम है। सर उन्होंने कम कितने लिए आप छोड़े, आपने कितने कम लिए? मैं यस करूं ना, आप तो आधे के ऊपर आ गए। नहीं, आधे की बात नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि हमारी जो स्ट्रक्चर था इस हल्के के अंदर, यूनियन काउंसिल से लेके वार्ड लेवल तक, गली मोहल्ले के लेवल तक बड़ी अच्छी कैंपेन चली है। हमने इवन वार्ड वाइज जो हमारे लोग डिस्ट्रीब्यूटेड थे, हमारा तो मुकाबला था ही कोई नहीं ना। इन्होंने जिस तरीके से ये इलेक्शन लड़ा है, हमने तो मतलब हमारा ना इनके साथ मुकाबला था। पीटीआई पहले मैदान छोड़ के भाग चुकी थी। ये हल्का हम बुरे से बुरे वक्तों में भी नहीं हारे। अच्छा, 2002 में भी हम जीते थे, 8 में भी जीते, 13 में भी जीते, 18 में भी जीते। और एक और बात आपको बताऊं जी, हर बार नया कैंडिडेट आया। अच्छा। लाहौर में हल्के फिक्स होते हैं ना कि जी फलां का वालिद भी लड़ता था, फलां खुद भी लड़ा है। ये वाहिद ऐसा हल्का है। 2023 में भी नहीं आएगा। अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है। मगर मेरा कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे शेर का इतना वोट है कि नवाज शरीफ साहब जिसको टिकट देते हैं, मुस्लिम लीग जिसको टिकट देती है। लेकिन हसन साहब की बात वो में इस दम है हल्के कि से- आप लोग ये कहते हैं कि हुकूमत से लोग इतने तंग आए हुए, इतने तंग आए हुए, उनको तो जॉक दर जॉक बाहर निकलना चाहिए था आप लोगों को वोट देने के देखिए लिए। बात ये है कि उन्होंने क्लियर मैंडेट दिया और ये सबको पता था कि मुस्लिम लीग नून ने जीतना है। मैं तो रोज कह रहा था कि जी हम जीतेंगे, 15 से 20 हजार की हमारी उसमें लीड होगी। ठीक। एंड वही बात है एट द एंड ऑफ द डे कि लोगों ने बाकी सियासी जमातों को रिजेक्ट किया है। ये मैदान में होते तो शायद वोटर फिर भी ना निकलता। अच्छा। क्योंकि देखिए मुकाबला तो है नहीं, और ये सोचे समझे मंसूबे के तहत मैदान छोड़ के भागे हैं। इतनी मैं नहीं समझता कि कोई सियासी आदमी इतनी बड़ी हमाकत करे ठीक। कि अपने और अपने कवरिंग कैंडिडेट के कागजों में सेम गलती कर दे। नाज़रीन एक ब्रेक लेकिन ये जिस किस्म की बात तार साहब ने की है, हैरान कुन बात है कि जमशेद चीमा साहब जो इतनी बड़ी गलती कर बैठे कि वो और उनकी अहलिया जो कवरिंग कैंडिडेट थी दोनों मैदान से बाहर हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी कि लाहौर जैसे हल्के के अंदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवारी वो उम्मीदवारी कोई नहीं था, लेकिन किसी किस्म का कोई शोकॉज नोटिस, कोई जवाब तलबी कुछ नहीं की गई। दूसरी बात ये, अभी जो सियालकोट का वाकया है उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग एक दूसरे के खिलाफ बयान देना शुरू हो गए हैं। मामला क्या है मैं बताता हूँ एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दो रहनुमाओं की कुछ कन्वर्सेशंस मैंने आपको सुनानी है। ज़रा 133 के हवाले से चूँकि बात हो रही थी, उसमें तलाल चौधरी साहब का एक क्लिप है जो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी चल रहा है। हमने उसको सेंसर कर दिया। मैं ज़ाहिर बात है वो पूरा क्लिप सुना नहीं सकता, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम किस क्लिप की, वो इस काबिल भी नहीं है कि मैं आपको पूरी बात सुना सकूँ। ज़रा देखिएगा ये बेसिकली मैं किस क्लिप की बात कर रहा हूँ। देखिए तलाल चौधरी साहब को। जरदारी साहब ये कराची और सिंध नहीं है, वो ऐसी तेरे नोट ये किसे गलत फहमी में ना रहना। ये जो सारी गुफ्तगू थी ये इतनी बेहुदा थी कि मैं इसको चला नहीं सकता था, लेकिन सिर्फ रेफरेंस के तौर पे, क्योंकि अताउल्लाह तारड़ साहब से तारड़ साहब ये 1985 से लेकर मुस्लिम लीग नून तब से लेकर अब तक की पॉलिटिक्स कर रही है। दिस इज व्हाट योर पार्टी हैज प्रोड्यूस्ड। देखिए मैं समझता हूँ कि सियासत के अंदर अक़दार का ख्याल रखना चाहिए। मेरा खुद एक सियासी घराने से ताल्लुक़ है और हमारे यहाँ अक़दार ये हैं कि आपके सियासी मुखालिफ के यहाँ कोई खुशी गमी हो तो हम उसमें शरीक हुआ करते हैं। तो तलाल साहब एक बड़ा हमारा कीमती सियासी वर्कर है, हमारी पार्टी का एक असासा है। माज़रत के साथ इस क्लिप के बाद की कीमत काफी कम हो गई है। मगर मैं देखिए मैं इस पॉलिटिक्स से एग्री नहीं करता। अच्छा, तहजीब तमद्दन के दायरे के अंदर रह के तनकीद, अपनी कैंपेन, अगलों की आपने जो चीज़ें एक्सपोज करनी आप करें। मेरे वो भाई हैं तलाल साहब, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर मैं इस पॉलिटिक्स से एग्री नहीं करता कि इखलाक से गिरी हुई को बात करें। देखिए मियां नवाज शरीफ साहब ने थ्रू आउट द धरनास आज तक इमरान खान साहब के बारे में कोई बात नहीं, खान साहब कह के पुकारा। एक तरबियत है, जब हमारा लीडर इस तरह की बात नहीं करता तो हमें भी इस तरह की बात नहीं आपकी पार्टी ने अभी तक कोई एक्शन लिया है इस पर? देखिए ये पार्टी से पूछते हैं कि इस पे उनकी क्या पॉलिसी है, बट मैं इसको बिल्कुल कंडेम कर रहा हूँ। ठीक है, और इस पे पार्टी में बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक। मैं कादिर साहब, मेरे ख्याल में आप ये काबिल तारीफ बात है जो तारड़ साहब ने की है कि अपने ही पार्टी के बंदे के बारे में कह रहे हैं कि उसने जो किया वो गलत किया है। मंदोखेज साहब आप सुन सकते हैं मुझे? देखिए मैं तो कहता हूँ ये तरबियत का ये तरबियत, क्योंकि इनकी तरबियत जिस तरह होती है तो इसी तरह इंसान गुफ्तगू करता है। मैं शुक्रगुजार हूँ तारड़ साहब का कि उन्होंने उसकी मुज़ाहरत की है, मगर इतना ही तारड़ साहब काफी नहीं है। हमने और आपने ऐसे जॉइंट अपोजिशन चलना है, हमने इस कठपुतली हुकूमत के खिलाफ चलना है। और अगर आपके लोग इस तरह गाली गलोच करेंगे और आपके रहनुमा, आपके सरबराह, आपके कायदीन खामोश होंगे
या मजम्मत करेंगे तो इससे काम नहीं चलेगा। अगर हमने अपनी जालों को हुक्म दे दिया तो फिर आप देखेंगे फिर क्या होगा, फिर तो हर गली चौराहे पे जो ना फिर यही चीज होगा। लेकिन हम नहीं चाहते हैं और ना हमारी ये तरबियत है। तो मैं तो कहता हूँ इसके शोकाज होने चाहिए, इसके बगैर मैं नहीं समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी को इस पर खामोश होना चाहिए। मैं बताऊं जी, कल आपको एक वाकया हुआ। मैं पोलिंग स्टेशन के बाहर पहुंचा पीको रोड पे, तो असलम गिल साहब अपने साथियों के साथ खड़े थे। मेरे साथ भी 50-60 लोग थे। वो मुझे देख के परे चले गए। मैंने अपने साथियों को रोका, मैंने कहा मैं इनको सलाम करके आता हूं। आई वेंट ओवर टू हिम एंड आई सेड, गिल साहब आपका क्या हाल है, आप खैरियत से? कम से कम जब आप ओपोनेंट को फेस करें ना तो ग्रेसफुली फेस करना चाहिए। वो गिल साहब का ख्याल था कि शायद ये गालम गलोच करेंगे, नारेबाजी करेंगे। मैंने अपने दोस्तों को रोका, मैंने कहा नारेबाजी नहीं करनी, हम इनसे हाथ मिलाएंगे। सियासत है, हम सारे पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की सियासी जमातों से है, तो हम हाथ मिलाने में क्या आ रहा है? नहीं, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अल्लाह करे ऐसी सोच और लोगों में भी हो। लेकिन नाज़रीन, जहां पे बात मैंने एक रहनुमा की वहां पे एजाज चौधरी साहब, आपको याद होगा कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी साहब से मिलने के लिए गए थे, उनको फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया था। और उसके बाद सियालकोट में जो वाकया हुआ है, उसके बाद फवाद चौधरी साहब से एक प्रोग्राम के अंदर सवाल किया गया कि जी एजाज चौधरी साहब जो है वो उनसे मिलने के लिए गए थे। उस पर फवाद चौधरी साहब ने क्या कॉमेंट किया है, जरा देखिएगा। एजाज चौधरी साहब ने जिस तरीके से जाके TLP को किया, वो बड़ा एक आई वुड से बेहुदा हरकत थी। और उसके बाद आप फिर जो पुलिस वाले हमारे जो शहीद हुए हैं, जी आप उनके घर पे क्यों नहीं गए? ये आपने गुफ्तगू सुनी। इसके बाद एजाज चौधरी साहब ने जो है उन्होंने कहा जी मैं फवाद चौधरी साहब को इसका जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन माय पॉइंट इज कि अगर इस तरह हुआ भी है, एजाज चौधरी साहब ने ये सब कुछ किया भी है, तो क्या इमरान खान साहब की इजाजत से किया और क्या पार्टी को पता था ये सब कुछ हो रहा है? जनाब हसन साहब। देखिए, मुझे नहीं पता कि उन्होंने इमरान खान साहब से पूछ के किया या नहीं किया, मेरे इल्म में ये बात नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसकी नीचे एक और बुनियादी इशू है। वो इशू ये है मंसूर साहब कि हमारी सोसाइटी के अंदर फॉल्ट लाइंस हैं, हर सोसाइटी में होती हैं। हमने उन फॉल्ट लाइंस को बड़ा होने दिया है, और जो लोग उस फॉल्ट लाइन के इस साइड पे खड़े हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि वो दुरुस्त है, जो दूसरी साइड पे खड़े हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि दुरुस्त है, और वो फॉल्ट लाइंस अब खाई बनती जा रही है। हमें उसके ऊपर बातचीत के पुल क्रिएट करने हैं, वरना ये खाई बढ़ती जाएगी इस माशरे के अंदर। और मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ, ये बात फवाद चौधरी साहब की मैं टोटली एग्री करता हूँ कि हमें अपनी लॉ इन्फोर्समेंट के लोगों की इज़्ज़त कायम रखनी है। उनके साथ अगर ज़्यादती होगी हमने उनके साथ खड़ा करना है, क्योंकि वो रियासत के लिए खड़े हुए थे। और इस पर हुकूमत का मौक़िफ़ भी बड़ा वाज़ेह है कि उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो चलाए जाएंगे, वो कानून के मुताबिक उनका फैसला होगा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, मैं आई कंटिन्यू, आप अपना कंप्लीट के। नाज़रीन, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, आप सुनिए, फिर प्रोग्राम को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हसन खावर साहब गुफ्तगू कर रहे थे, फॉल्ट लाइंस का बता रहे थे कि हमें उन फॉल्ट लाइंस को जो है ख़त्म करने की ज़रूरत है। हसन साहब, आप प्लीज़ बात कंटिन्यू कीजिए। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम अगर इस माशरे में बात करने से डरते रहेंगे और एलिफेंट इन द रूम को एड्रेस नहीं करेंगे तो ये चीज़ें देखने को आएंगी। और मैं समझता हूँ कि इन फॉल्ट लाइंस को ब्रिज करने के लिए तमाम इदारों को, तमाम सियासी जमातों को आगे बढ़ना है, क्योंकि ये हमारे मुल्क की सालमियत के लिए ज़रूरी है। कि एजाज चौधरी साहब का जाके मिलना ठीक था? नहीं, मैं नहीं ये कह रहा। तो फिर मैं ये नहीं कह रहा, आप ये कह रहे हैं ना, जब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि फॉल्ट लाइन के दोनों तरफ जो लोग खड़े हैं, दोनों को उतना ही यकीन है अपने बारे में कि वो सही है, और ये सोसाइटी की फॉल्ट लाइन है। बट माय पॉइंट इज कि आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये कहते हैं ये बेहुदा हरकत थी, आपके सेनेटर जाके उनसे मिलते हैं। हम आपकी हुकूमत की तरफ से क्या एक्सपेक्ट करें? आप किस डायरेक्शन क्या ले रहे हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल आपकी बात मैं तो बिल्कुल मान रहा हूँ कि अगर आपका एक जमात के साथ इतना बड़ा बात हुई है, वहाँ पे 4 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, हम पुलिस वालों के घर भी गए हैं, उनके साथ भी खड़े हुए हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने उस हवाले से ये बात किया। लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, देखें, आप शायद मेरे से ये पूछना चाह रहे हैं कि आई शुड गिव यू अ वर्डिक्ट ऑफ येस और नो, और गुड और बैड डिसीजन। दैट्स व्हाट अ लीडर इज सपोज्ड टू डू। हाँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सोसाइटी की फॉल्ट लाइंस बहुत डीप हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूँ, और बीच वाले जो लोग हैं वो एलिनेट हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आधा मुल्क आपके इस तरफ खड़ा है, आधा मुल्क इस तरफ खड़ा है। आपके ख्याल में तहरीक लबैक के साथ आधा मुल्क खड़ा? नहीं, मैं तो इस फॉल्ट लाइन की बात किया है, तहरीक लबैक की नहीं, कंजर्वेटिव्स की तरफ मैं बात कर रहा हूँ। जो मजहबी इंतहा पसंद एक साइड पे है, लिबरल्स एक साइड पे हैं, लेकिन क्योंकि उनके बीच की फॉल्ट लाइन पे आपने कभी बात नहीं की और बात करने से हम घबराते हैं, तो बाकी जो 80% बीच में था, दे हैव टू नाउ चूज साइड्स कि वेदर वी स्टैंड हेयर और हेयर। ठीक, और ये मैं आपसे कह रहा हूँ। चलें, मंतुखैल साहब, ये सर सारी गुफ्तगू सुनी, लेकिन इस दौरान ही अभी जो हमने ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी, वो आसिफ अली जरदारी साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने अपनी बातों बातों में कहा कि जो अपने धरती पे मर नहीं सकता उसके बारे में हम क्या बात करें। मेरे ख्याल में समथिंग लाइक दैट, मैं
एग्जैक्टली क्लियरली तो ये गालबन नवाज शरीफ साहब की जानिब इशारा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब लगता है कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी डायरेक्ट गोलाबारी करेगी। नहीं, देखिए मंसूर अली खान साहब, एक बात तो तय है कि कानून है सबके लिए, आईन है सबके लिए। एक साइकिल चोर, मुर्गी चोर जेलों में सड़ रहा है, और एक शख्स जो 2 मरतबा सजा हो के वो लंदन में बैठा हुआ है 50 रुपए के, तो ये तो एक सवाल तो उठेगा ना। अब कोई बुरा माने या ना माने तो सवाल तो उठेगा। ये सवाल उस वक्त क्यों नहीं उठा जब वो जहाज में बैठ के जा रहे थे मंदुखेल साहब? बिल्कुल उठाया था। पीडीएम के पहले जलसे, पहली मीटिंग में जब नया नवाज शरीफ साहब ने बोला सब इस्तीफे दे दे, तो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि मियां साहब आप आ जाए, आपको इस्तीफे देते जाके स्पीकर को दो, पहली मीटिंग में। अच्छा। ये बात तो सबको पता है। बात ये होता है, ऐसा तो नहीं कोई और काले 500 कोई और का जेल मुझे बड़ा अफसोस है कि उस जमात का नुमाइंदा ये बात कर रहा है जिसके बारे में इंटरनेशनल जरीदे कहते हैं कि प्लीज काउंट योर फिंगर्स आफ्टर शेकिंग हैंड विद मिस्टर जरदारी। अच्छा। जिनको मिस्टर 10% का हमने नहीं टाइटल दिया था। हर ठेके, हर कमीशन में से आपने करप्शन की है। करप्ट तरीन आपकी हुकूमत है, और आप मेरे लीडर को बात कर रहे हैं यहाँ बैठ के, साइकिल चोर, मुर्गी चोर। आपकी जुर्रत कैसी हुई कि आपने ये बात की टेलीविजन के ऊपर? आप लोगों ने, आप लोग एनआरओ पे बाहर बैठे हुए हैं, हमने जेलें काटी, अभी बात कर रहे हैं। मंदुखेल साहब, शर्म आनी चाहिए। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर आज अब 3 सियासी जमातें